नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में हम हिंदी विषय के सबसे अनिवार्य और सर्वाधिक परीक्षा उपयोगी टॉपिक हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। इतिहास के पद्य भाग का पूरा अध्ययन करने के बाद हम आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आधुनिक हिंदी गद्य के विकास यात्रा को पढ़ रहे हैं। विकास यात्रा का प्रारंभ हमारे हिंदी गद्य के अंतर्गत नाटक गद्य विधा से माना जाता है। नाटक गद्य विधा में भारतेंदु युग का क्या महत्व रहा, भारतेंदु मंडल और भारतेंदु ने स्वयं किस प्रकार नाटकों को प्रारंभ किया, प्रमुख रचनाएं क्या रहीं, उनकी प्रमुख काव्य पंक्तियां कुछ देख ली हैं, कभी आगे भी देखेंगे थोड़ी सी, उन सब का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम नाटक गद्य विधा में द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण लेखकों और उनकी नाट्य विधाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा करती हूं कि पूर्व के वीडियो आपने सभी देख लिए होंगे। आप हिंदी विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, बीए, एमए, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा आप पीसीएस एग्जाम में भी अगर आपने विषय के रूप में हिंदी का चुनाव किया है तो हिंदी साहित्य का इतिहास, यह टॉपिक आपके लिए अनिवार्य है पूरा पढ़ना। साथ ही साथ ऐसी कोई परीक्षा नहीं है हिंदी विषय की जिसमें यह आपके लगा ना हो, और अगर आपने इस पर कमांड कर लिया तो यकीन मानिए आपके सिलेबस का 60 से 70% जो प्रश्न होते हैं वो लगभग आपके यहीं से पूरे हो जाते हैं। नए सिलेबसों में जो बदलाव किया जा रहा है वहाँ किताबों को हटाकर हिंदी साहित्य के इतिहास को अच्छा महत्व दिया गया है, तो बस उसी की तैयारी हम कर रहे हैं। बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, मैडम ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए काम आएगा क्या, ये नेट के लिए उपयोगी है क्या। भाई आप केवल इतना देखिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास आपके सिलेबस में है या नहीं, यदि है तो फिर ये सारे वीडियोस आपके लिए है। 28 या 29 नंबर की कक्षा हमारी ये होगी। हो सकता है मैं थोड़ा इसमें गलत भी हूँ, प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध रूप से लगा हुआ है, आप चेक करें और पूरी प्लेलिस्ट से अपनी तैयारी को निःशुल्क करें। आगे बढ़ते हैं द्विवेदी युग की तरफ। सन 1903 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने लिखा। हमने कल की कक्षा में देखा कि पारसी जो रंगमंच है या थिएटर है उनकी स्थापना भी भारत में होने लगी है, लेकिन ये जो गद्य विधाएं बांग्ला में इनका अधिक थोड़ा सा विकास हो रहा है, मतलब अपने इधर से बांग्ला की तरफ ज़्यादा हुआ। तो बालकृष्ण भट्ट जी लिखते हैं कि हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका यह पारसी थिएटर है जो दर्शकों को आशिकों और माशुकों का लुत्फ हासिल कराने का बड़ा उम्दा जरिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रोमियो जूलियट खेला जाता था, प्रेम नाटक अधिक खेले जाते थे। तो भारत में जिस जागरण की आवश्यकता थी, जिस पुनर्जागरण की, जिस सुधार की आवश्यकता थी, उस पर ध्यान न देते हुए उस तरीके के नाटकों के मंचन और लेखन के साथ साथ ये पारसी थिएटरों में जो पहले मतलब कहते हैं ना वो जो प्रेम कथाएं थी वो चल रही थी, तो उससे पतन होना निश्चित था। क्योंकि जब युवा वर्ग को खड़ा होना है देश के नवनिर्माण के लिए, जब युवा वर्ग को खड़ा होना है देश के नवनिर्माण के लिए, जब युवा वर्ग को खड़ा होना है देश की आज़ादी के लिए, अपने महत्व को पहचानना है, अपने देश को 200 साल की गुलामी से मुक्त करवाना है, उस स्थिति में द्विवेदी युग का समय सीमा आप लोग जानते हैं लगभग 1920 के आसपास का है ना। तो उस समय स्वतंत्रता तो प्राप्त हुई नहीं थी, हम ये द्विवेदी युग पढ़ रहे हैं, मैं इसी की बात कर रही हूँ। तो स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय युवा मानस को इस तरीके के प्रेम मंचन में, प्रेम कथाओं में उलझा देने का कार्य किसने किया? पारसी थिएटर ने किया। इसके अलावा जो भारत में नाटक खेले जा रहे थे वो कैसे थे? प्रताप का चरित्र दिखाया जा रहा था, चंद्रावती, रानी चंद्रावती दिखाया जाता, नील देवी का चरित्र पढ़ाया जा रहा था, पद्मावती का मंचन करके दिखाया जा रहा था, राजा हरिश्चंद्र का मंचन करके दिखाया जा रहा था। पूरी तरीके से भारतेंदु स्वयं प्रयासरत थे अपने जो है लेखन के माध्यम से जन जागृति को, जबकि स्पष्ट नहीं कह सकते थे फिर भी अंधेर नगरी और जैसे अन्य प्रहसनों के माध्यम से जनता को जागृत करने का छुपे हुए रूप में कार्य कर रहे थे। लेकिन पारसी थिएटर क्या कर रहे थे? ये लैला मजनू की कथा दिखा रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए बालकृष्ण भट्ट ने इस कथन को कहा। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्यों बालकृष्ण भट्ट ने 1903 में ऐसा लिखा। 1900 से 1920 का जो काल है वो द्विवेदी युग के उसमें माना जाता है। ठीक, सन 1912 में
बद्रीनाथ भट्ट ने संस्कृत के वेणी संहार नाटक का कुरुवन दहन नाम से हिंदी रूपांतरण किया। ये द्विवेदी युग के हैं, पूर्व में भी किया लेकिन वे भारतेंदु युग के थे। द्विवेदी युग में रचित ऐतिहासिक नाटक हैं, गंगा प्रसाद गुप्त का है वीर जयमल 1903 में, तो इससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, जयमल और पत्ता वाली जो कहानी है वैसी वीरता की। वृंदावन लाल वर्मा लिख रहे हैं सेनापति उदल 1909, तो वीर जयमल तो राजस्थान की तरफ और आला और उदल तो उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में आला तो गाया ही जाता, तो ये उनकी वीरता का वर्णन कर रहे हैं। बद्रीनाथ भट्ट चंद्रगुप्त लिख रहे हैं 1915 में, इसकी कथा सुना रहे हैं। कृष्ण प्रकाश पन्ना 1915 में इसकी कथा सुना रहे हैं। हरिदास माणिक संयोगिता हरण में पृथ्वीराज का शौर्य दिखा रहे हैं 1915 में। तो ये सब कहीं ना कहीं भारतीय जनमानस में शौर्य को जागृत कर रहे हैं युवा वर्ग में। परमेष्ठी दास लिख रहे हैं वीर चूड़ावत सरदार 1918 में। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से भारत के युवा मन को जागृत करने का और आज़ादी की लड़ाई में प्रेरित करने का कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ही सही पर अपना योगदान साहित्य के माध्यम से दे रहे हैं। अब द्विवेदी युग के समसामयिक उपादानों पर लिखे गए नाटक कौन से हैं? भगवती प्रसाद का वृद्ध विवाह 1905, जीवानंद शर्मा का भारत विजय 1906, कृष्णानंद जोशी का उन्नति कहां से होगी 1915, मिश्र बंधु का नेत्रोन्मीलन 1915। ठीक, ये मिश्र बंधु वही हैं जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा है, गणेश बिहारी, शुक बिहारी और श्याम बिहारी। ठीक, द्विवेदी युग के पौराणिक नाटक हैं राधा चरण गोस्वामी का श्रीदामा, शिवनंदन सहाय का सुदामा। तो ये राधाचरण गोस्वामी का श्रीदामा 1904 में है, शिवनंदन सहाय का सुदामा 1907 में लिखा गया, बनवारी लाल का लिखा गया कृष्ण कथा और कंसबद्ध 1909 में। श्रीदामा और सुदामा दोनों आपको याद रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। श्रीदामा 1904 और सुदामा 1907 और दोनों के लेखक अलग अलग गए। वृजनंदन सहाय उद्धव 1909, नारायण मिश्र कंसबद्ध 1910, रामनारायण मिश्र जनक बाड़ा 1906, गंगा प्रसाद रामाभिषेक 1910, गिरधर लाल रामवन यात्रा 1910, नारायण सायर रामलीला 1911, राम गुलाब लाल धनुष यज्ञ लीला 1912, महावीर सिंह नल दमयंती 1905, गोचरण गोस्वामी अभिमन्यु वध 1906, सुदर्शनाचार्य अनर्ग नल चरित 1906, बांके बिहारी लाल सावित्री नाटिका 1908, बालकृष्ण भट्ट वेणु संहार 1909, लक्ष्मी प्रसाद उर्वशी 1910, हनुमंत सिंह सती चरित्र 1910, शिवनंदन मिश्र शकुंतला 1911, बद्रीनाथ भट्ट कुरुवन दहन 1912, माधव शुक्ल महाभारत पूर्वार्ध 1916, हरिदास माणिक पांडे प्रताप 1917, माखनलाल चतुर्वेदी कृष्णार्जुन युद्ध 1918। तो ये हो गए आपके द्विवेदी युग के सभी नाटक। अब तृतीय उत्थान देखिए, प्रथम उत्थान में भारतेंदु युग के नाटक पढ़ेंगे, द्वितीय उत्थान में हमने द्विवेदी युग में देखा कि किस तरीके से हिंदी नाटकों का द्वितीय उत्थान हुआ। तृतीय उत्थान के अंतर्गत किस प्रकार के नाटक लिखे गए इसको भी हम देखते हैं। तृतीय उत्थान को हम प्रसाद युग कहेंगे। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित सज्जन को माना जाता है। एक सेकंड का आप मुझे समय दीजिएगा, लाइट आ गई है तो मैं थोड़ा सा बल्ब जला के आती हूँ तो आपको और अच्छा दिखाई देगा। एक सेकंड, व्यवधान के लिए खेद है। ठीक है, तो जी आप पुनः प्रारंभ करते हैं वहीं से जहाँ से हम छोड़ कर गए थे। अब थोड़ा सा क्या है कि आप लोग तो इसे YouTube चैनल की तरीके से देखते होंगे, लेकिन मेरे लिए क्या है, बड़ी आप मेरे एक तरीके से क्या बोलूँ, बस आपको एक फैमिली के जैसे ही हो गए हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। फिर भी अब बात आई गई है तो कह दूँ, देखिए बहुत कुछ करने का अवसर तो मुझे नहीं मिलता कि मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए नोट्स वगैरह तैयार कर पाऊँ, पर जितना भी करवा पा रही हूँ इसको आपकी परीक्षा तक
पूरा करवाने का मेरा प्रयास है, इसीलिए सुबह के बज रहे हैं लगभग 9 और अभी मेरा बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन जो ज़रूरी काम है घर का उसे करने के बाद मैं यहाँ आपके लिए वीडियो डाल रही हूँ, ताकि आप जब 10-11 बजे, अधिकतर विद्यार्थी का शेड्यूल रहता है कि जग कर मतलब अपना नाश्ता वाश्ता करके 10 बजे के करीब, 11 बजे के करीब आप लोग पढ़ने बैठते हो, तो दिन के समय या जो महिलाएं बहनें अन्य जो काम करती हैं घर के, वो 11-12 बजे फ्री होती हैं, तो उस समय आपको एक वीडियो मिल जाए आपके रिवीजन के लिए। बस इतना सा ही उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित सज्जन को माना जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा। और सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक भी इन्होंने ही लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटक निम्नलिखित बताए जाते हैं। सज्जन 1910 में लिखा गया है। विषय वस्तु क्या है? सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है। कल्याणी परिणय सज्जन 1910 में इन्होंने प्रारंभ कर दिया नाटक लिखना। यानी देखिए, प्रसाद का समय चल रहा है, लेकिन छायावाद के अंतर्गत प्रसाद आते हैं, लेकिन ये जो नाटकों का इन्होंने प्रारंभ किया द्विवेदी युग में इन्होंने कर दिया है। याद रखिएगा, कोई भी लेखक एक ही युग में नहीं हुआ। युग का जो है द्विवेदी युग 20 वर्ष का है, ऐसे ही 16 से मतलब बहुत कम समय छायावाद का है, तो लेखक थोड़ी ना समाप्त हो गया, युग समाप्त हो गया, तो उसकी रचनाएं आपको द्विवेदी युग में भी मिलेंगी और छायावादी युग में भी मिलेंगी। आगे प्रयोग प्रगति में भी बहुत से लेखकों की रचनाएं आपको मिलेंगी। ठीक, आगे देखते हैं। कल्याणी परिणय 1912 में। कल्याणी परिणय में चंद्रगुप्त व सेल्यूकस की कथा है। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस की कथा किसमें है? कल्याणी परिणय में। करुणालय, इसमें हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। 1912 में ही लिखा गया है और ये गीति नाट्य है, पूछा जाता है। प्रायश्चित, इसमें जयचंद्र के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। 1913 में है। राज्यश्री 1915 में लिखा गया। इसका आधार हर्ष चरित्र तथा चीनी यात्री हैन सांग का ऐतिहासिक वर्णन है। विशाख 1921 में लिखा गया। विशाख का कथानक कलहण की रास तरंगिणी के आरंभिक अंश पर निर्मित हुआ है। अजातशत्रु 1922, इनमें 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। जन्मेजय का नाग युद्ध 1926, इसमें परीक्षित के प्रतापी पुत्र जन्मेजय के पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है, उस कथा का वर्णन किया गया है। जन्मेजय का नाग यज्ञ। कामना 1927, कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है और ऐसी है कामायनी। ठीक है, आगे देखते हैं। स्कंदगुप्त 1928, इसमें कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। और बहुत सारी परीक्षाओं के सिलेबस में स्कंदगुप्त लगा हुआ है। और पूरा की पूरा हमारा जो इसी चैनल का दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला, आप सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि इसी चैनल का दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला, जहां हम हिंदी साहित्य की बेहतरीन पुस्तकों की जो है अध्ययन करते हैं, उनको सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो स्कंदगुप्त नाटक आपको पूरा हिंदी बुकशाला पर उपलब्ध हो जाएगा। एक घूंट 1930 में, इसमें आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया। यह एक एकांकी नाटक है। तो एक घूंट क्या है? एकांकी है। चंद्रगुप्त लिखा गया है 1931 में। इसका कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं अलछेंद्र का आक्रमण, नंदवंश का नाश, सेल्यूकस का पराभव, चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। यह भी हम बुकशाला पर पढ़ेंगे। ध्रुव स्वामिनी 1933, ध्रुव स्वामिनी नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, तो यह सब हम पढ़ेंगे हिंदी बुकशाला पर। और जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं आपको क्रमानुसार प्रकाशन वर्ष के आधार पर याद रखने हैं, क्योंकि यह पूछे जाते हैं। विशेषता नेट परीक्षा वाले विद्यार्थी, फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर वाले इसको देखें। टीजीटी में क्रमानुसार लगाने वाले उतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते। और नोट्स की बात करें तो ये हिंदी नेटशाला जो चैनल है, इसी पर प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां क्रमानुसार पूछे गए प्रश्नों के आपको नोट्स मिल जाएंगे। जितने भी पूछे गए हैं आज तक वो सब आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है क्रमानुसार लगाने वाले नाटक, तो नाटक, कहानी सब मिल जाएंगे। देख लीजिएगा, चेक करिएगा साथ ही साथ उसको। तो
सन 1912 में कल्याणी परिणय का प्रकाशन नागरी प्रचारणी पत्रिका में हुआ था। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है। प्रसाद का नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन 33 में अभिनव चंद्रगुप्त नाम से किया गया था। आगे देखते हैं, प्रसाद के नाटकों के प्रमुख पात्र बार बार पूछे जाते हैं। स्कंदगुप्त का है पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त भट्टारक, बंधु वर्मा, महादंड नायक, पुरुगुप्त और कुमारगुप्त। स्त्री पात्र हैं अनंत देवी, देवसेना और विजया। चंद्रगुप्त के हैं चंद्रगुप्त, चाणक्य, शक्टार, सिंहरण, आरंभिक, राक्षस, पर्वतक और सल्यूकस। कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका और सुवासिनी इसके पात्र हैं। ध्रुव स्वामिनी में है चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी और ध्रुव स्वामिनी स्वयं। प्रसाद के नाटकों पर बंगला नाटककार द्विजेंद्र लाल राय और अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटकों का सर्वाधिक प्रभाव है। ध्रुव स्वामिनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। इसमें अनमेल विवाह, तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। प्रसाद के नाटकों के प्रमुख संवाद, गीत एवं कथन। अगर हो सके तो टेबल पे चढ़ के इधर वाली खिड़की बंद कर दो, पानी आ रहा है ना, बारिश आ रही है। प्रसाद के नाटकों के प्रमुख संवाद। चंद्रगुप्त नाटक का प्रमुख संवाद है कार्नेलिया का, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यहाँ के श्यामल कुंज, घने जंगल, सरिताओं की माला पहने हुए शैल श्रेणी, हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतकाल की धूप और भोले कृषक तथा सरला कृषक बालिकाएं, बाल्यकाल की सुनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमाएं हैं। यह स्वप्नों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। यह अन्य देशों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। तो कार्नेलिया के माध्यम से स्वयं जयशंकर प्रसाद का अपने देश के प्रति प्रेम इन वाक्यों में दिखाई देता है। कार्नेलिया सुबासिया से कहती है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार क्या है? ज्वालामुखी। ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त से कहता है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। कार्नेलिया कहती है कि गाना कौन सा? अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। संवेद गायन का है, हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समज्वला स्वतंत्रता पुकारती। मैं आपके खाने के लिए कह रही थी। ठीक है, तो इसके अलावा एक और चाणक्य का कथन है जो पूछा जाता है कि ये किसका कथन है। वो चाणक्य का कथन है कि मैं मनुष्य को सुधारने से पहले उसकी भाषा को सुधारने का पक्षपाती हूँ। ये 3 से 4 बार पूछा गया है। 2004 से लेकर जितनी भी परीक्षाएं आपकी आयोजित हुई हैं उनके पुराने पेपर उपलब्ध हैं प्लेलिस्ट में। वहीं 2004-05 में भी ये पूछा गया था और उसके बाद सीधा इसको अब पूछ लिया गया है। तो पुराने सभी पेपर करते रहिएगा। अब स्कंदगुप्त नाटक से हम देखते हैं जो प्रश्न पूछा जाता है, पंक्ति पूछी जाती है, वह है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। ये स्कंदगुप्त का स्वयं का आत्मकथन है। प्रसाद युगीन ऐतिहासिक नाटक कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो रक्षाबंधन पूछा जाता है, हरिकृष्ण प्रेमी का निशान लगा लीजिएगा। रक्षाबंधन 1934, पाताल विजय 1936, प्रतिशोध 1937, शिवा साधना 1937, चतुर्सेन शास्त्री का उत्सर्ग 1929 और अमर सिंह राठौड़ 1923, उदयशंकर भट्ट का चंद्रगुप्त मौर्य 31, विक्रमादित्य 29, दाहर अथवा सिंधु पतन 33 और अंबा 35। जितने भी नाटक आप देख रहे हो सबके जो चरित्र हैं वह वीरों की आपके अंदर वीर रस भावना भरने वाले हैं, ओज की भावना को भरने वाले। लेकिन पारसी थिएटरों में क्या चल रहा था? लैला मजनू के प्रेम प्रसंग दिखाए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो देखिए जो समय जिस चीज की मांग कर रहा है, अगर उस समय उस देश का युवा वर्ग किसी अन्य दिशा में जा रहा है तो वो पतन का कारण है। ठीक। चंद्रगुप्त विद्यालंकार का है अशोक और रेवा, दोनों 1935 में लिखे गए। बद्रीनाथ भट्ट का है दुर्गावती 25 और चंद्रगुप्त 15 में लिखा। प्रेमचंद का करवला 1928 में लिखा गया, प्रमुख है, पूछा जाता है।
गोविंद बल्लभ पंत का राजमुकुट 35 में और बरमाला 25 में। राजमुकुट 1935, यह भी पूछा हुआ है। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की है प्रताप प्रतिज्ञा 1929। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने महात्मा ईसा लिखा और राम वृक्ष पेनुपुरी ने लिखा आम्रपाली। प्रसाद युगीन सामाजिक नाटक कौन कौन से हैं वह देखिएगा। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक अत्याचार का परिणाम 1921। हिंदू विधवा नाटक 1935। प्रेमचंद्र का है संग्राम 1922। सुदर्शन का है अंजना 23। ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट 26 और भाग्य 37। गोविंद बल्लभ पंत का है कंजूस की खोपड़ी 23 और अंगूर की बेटी 1937। तो गोविंद बल्लभ पंत का अंगूर की बेटी 1937 काफी प्रसिद्ध है। अंगूर की बेटी कौन होती है? शराब में भी। पांडे बेचन शर्मा उग्र का है चुंबन 1937। डिक्टेटर यह भी 37। सेठ गोविंद दास का प्रकाश 1935 और उदय शंकर भट्ट का कमला 35। अब प्रसाद युगीन हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक देख लेते हैं। जेपी श्रीवास्तव के हैं उलटफेर, दुमदार आदमी, गड़बड़ झाला, नाक में दम, उफ जवानी बनाम बुढ़ापा, उफ मियाँ की जूती मियाँ के सर, भूल चूक, चोर के घर छिचोर, चाल बेडब, साहित्य का सपूत, स्वामी चौखटानंद, मर्दानी औरत, विवाह विज्ञापन और मिस अमेरिकन। रामदास गौड़ लिखते हैं ईश्वरीय न्याय। प्रसाद युगीन धार्मिक पौराणिक नाटक देखते हैं। अंबिका दत्त त्रिपाठी लिख रहे हैं सी स्वयंवर नाटक। राम नरेश त्रिपाठी लिख रहे हैं सुभद्रा 42 और जयंत 1934। ध्यान रखिएगा जयंत और सुभद्रा। वियोगी हरि लिख रहे हैं छद्म योगिनी 1928 और प्रबुद्ध यामुन 1929। छद्म योगिनी ये वियोगी हरि का याद रखिएगा। हरियोद का याद रखिएगा प्रद्युम्न विजय व्यायोग और रुक्मणी परिणय। सेठ गोविंद दास का कर्तव्य, किशोरी दास वाजपेयी का सुदामा, ये सब लिखे जा रहे हैं प्रसाद युग में। ठीक है, समय सीमा आप देख ही रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णार्जुन युद्ध 1918। मैथिली शरण गुप्त का जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है तिलोत्तमा 1916 और अनग 1925। तो ये पूछे जाते हैं भाई, याद रखने आपको ये। उदय शंकर भट्ट का सागर विजय 33, विद्रोहिणी अम्बा 35, मत्स्य गंधा 37, विश्वामित्र 38 और राधा 1940। तो उदय शंकर भट्ट का आपको सागर विजय 1933 याद रखना है। लक्ष्मी नारायण मिश्र को हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है। हालांकि ध्रुव स्वामिनी भी एक समस्या नाटक है। अभी हमने पढ़ा पीछे के इसमें हमने पढ़ा कि ध्रुव स्वामिनी को समस्या नाटक माना जाता है। ध्रुव स्वामिनी की रचना हुई है 1933 में और उससे पहले लक्ष्मी नारायण मिश्र ने समस्या नाटक लिख दिए, इसीलिए इनको समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है। अशोक 1927, सन्यासी 30, मुक्ति का रहस्य 32, राक्षस का मंदिर 31, राजयोग 33, सिंदूर की होली 34 और आधी रात 34। तो इनके नाटक पूछे जाते हैं सन्यासी, सिंदूर की होली, ठीक है, मुक्ति का रहस्य। क्रमबद्ध रूप से आपको सारे देखने हैं, लेकिन इन 3 को आपको विशेष रूप से देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतीकवादी नाटकों की सार्थक संज्ञा अन्योपदेशिक कही गई है। प्रसाद का कामना 27, पंत का ज्योत्सना 34 और भगवती प्रसाद वाजपेयी का छलना 39। ये तीनों नाटक अन्योपदेशिक नाटक हैं। अब ज्योत्सना को आप काव्य संग्रह नहीं समझिएगा। जो सुमित्रा नंदन पंत हैं प्रकृति के सुकुमार कवि, उनका नाटक है ज्योत्सना जो कि अन्योपदेशिक है। गीति नाट्य लेखन का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। करुणालय को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। कुछ आलोचक विद्वान भारतेंदु कृत भारत जननी को प्रथम गीति नाट्य मानते हैं, सही भी है। प्रसाद युगीन प्रमुख गीति नाट्य हैं जयशंकर का करुणालय, मैथिली शरण गुप्त का अनघ, हरिकृष्ण प्रेमी का स्वर्ण विहान, भगवती चरण वर्मा का तारा, उदय शंकर भट्ट का मत्स्य गंधा और विश्वामित्र, सुमित्रा नंदन पंत का रजत शिखर और शिल्पी, गिरिजा कुमार माथुर का कल्पांतर और धर्मवीर भारती का अंधा युग। ठीक है, तो ये प्रसाद युगी ने विशेषता करुणालय और अंधा युग और अनग, ये 3 आपको अवश्य याद रखने, प्रकाशन वर्ष की सहित। बाकी आपको ये याद रखने में बहुत ज़्यादा नहीं है, सभी पढ़ने हैं, लेकिन ये तीनों के प्रकाशन वर्ष भी आपको याद होने चाहिए। अंधा युग है, करुणालय है, ये सब आपके सिलेबस में होंगे, कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। ये अंधा युग तो लगभग बहुत परीक्षाओं के सिलेबस में लगा हुआ है।
डॉक्टर नगेंद्र ने गीति नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दी है। समस्या नाटक का प्रवर्तन हिंदी में अंग्रेजी इब्सन और बर्नार्ड शॉ के प्रभाव से हुआ है। समस्या नाटक निम्न है। प्रेम साय सिंह का नवयुग 34, लक्ष्मी नारायण मिश्र का राक्षस का मंदिर, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली और आधी रात। उपेंद्र नाथ अश्क का लक्ष्मी का स्वागत 35, स्वर्ग की झलक 40, छठा बेटा 40, जय पराजय 37, देवताओं की छाया 40, अलग अलग रास्ते 54 और अंजो दीदी 55। अंजो दीदी बहुत सारी सिलेबस में लगा हुआ है, तो अंजो दीदी को याद रखना है और जय पराजय को याद रखना है। बाकी याद तो सभी रखने, कौन सा कब पूछ ले, पर 2 को प्रकाशन वर्ष सहित याद रखिएगा। भंवर 1931 और बड़े खिलाड़ी 67, लौटता हुआ दिन 72, इसके अलावा कैद और उड़ान। सेठ गोविंद दास, विकास 41, सेवा पथ 40, प्रकाश 35, संतोष कहाँ 45, महत्व के से 47, गरीबी और अमीरी 47। वृंदावन लाल वर्मा, खिलौने की खोज 50, हरिकृष्ण का छाया 41, बंधन 41, पृथ्वीनाथ शर्मा का दुविधा 38, अपराधी 39, 7 44। गणेश प्रसाद द्विवेदी का सोहाग बिंदी 35, सूर्य नारायण शुक्ल का खेती हर देश 39, विनोद रस्तोगी नए हाथ 1958, विष्णु प्रभाकर डॉक्टर 1958 और युगे युगे क्रांति 1969। तो याद रखना है आपको 1969 युगे युगे क्रांति। दुविधा है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। देखिए अमीरी गरीबी 47, ये भी देख लीजिएगा इनका सेठ गोविंद दास का। कुल मिला के पढ़ा तो मैं आपको सब कुछ रही हूँ, ध्यान में सब कुछ रखना है, लेकिन मुख्यतः जब रिवीजन की बात आए, जब कम समय में आपको रिवीजन करना है, तो आप इन चीज़ों को विशेष ध्यान दें। ध्यान सब पे देना। देखिए सामने वाला किस मूड से पेपर बनाने बैठा है कोई पता नहीं, हो सकता है अपने घर में लड़ाई करने के बाद पेपर सेट कर रहा हो, तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेगा ना कि आपको समझ ही नहीं आएंगे। हो सकता है कि बड़ी अच्छी भावना से पूछेगा ना, तो फिर इनसे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये प्रसिद्ध हैं, ये अपने समय में पुरस्कृत हैं और चर्चित नाटक रहे हैं। तो वैसे उसे इन्हीं से पूछना चाहिए जो मैं निशान लगवा रही हूँ, क्योंकि मैं निशान नहीं लगवा रही हूँ, पुराने पेपर में पूछा गया है, किताबों में। ये तो शॉर्ट बुक है, आप देख रहे हैं वस्तुनिष्ठ इतिहास है। इसके अलावा जब हम व्याख्यात्मक पुस्तकें पढ़ते हैं तो उस गद्य का विकास जब पढ़ते हैं तो इन्हीं के बारे में वहाँ पर चर्चा की गई है। हिंदी गद्य के लिए रामचंद्र तिवारी पढ़ लीजिए, आधुनिक इतिहास है बच्चन सिंह। जब आप इन पुस्तकों को पढ़ोगे तो इनके विषय में वहाँ पर चर्चा की गई है, उसी आधार पर मैं आपको मुख्य लगवाती हूँ, ठीक है। और बाकी मुझे तो पेपर सेट करना नहीं है, लेकिन आप सब लोगों को पेपर देना है। अच्छे से अपनी तैयारी करिए, परीक्षा बहुत ही निकट आ गई है, आप सभी लोगों को सफल भी होना है और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना भी, और सफल हो जाए तो आप मिलने भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे कल चतुर्थ उत्थान प्रसादोत्तर नाटकों के साथ, ठीक है। इसके अलावा नेट परीक्षा का कुछ पुराने पेपर आपको लग रहा होगा नहीं, तो मेरी एक योजना ये है कि हालांकि मैं करवा चुकी हूँ लेकिन उसमें कुछ कमियां रही हैं कुछ पेपर में, तो उसको सुधार करते हुए मेरी पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आज आपको नेट परीक्षा का एक पुराना पेपर भी सॉल्व करवाऊँ, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे, देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।